सोचो, एक ऐसी रात जहां अंधेरा सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि लोगों के नसीब पर भी छाया हो। बिजली की गड़गड़ाहट ऐसे गूंज रही हो जैसे किसी का राज्य फाश होने वाला हो, और उसी रात एक दरवाजा खटखटाया जाता है। लेकिन ये आम दस्तक नहीं होती, ये एक कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें गुनाह भी है, तौबा भी, और एक ऐसा राज भी जो पूरी सल्तनत हिला सकता है। और सबसे हैरत की बात, इस कहानी का हीरो कोई बादशाह नहीं बल्कि एक चोर की बेटी होती है। रात का वक्त था, तेज बारिश हो रही थी, और हवा के झोंके पुरानी हवेली के दरवाजों को जोर जोर से हिला रहे थे। शहर के लोग अपने घरों में महफूज थे, लेकिन काजी करीम अपने कमरे में अकेले बैठे एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। वो इल्म और इंसाफ के लिए मशहूर थे। लोग कहते थे कि उनका हर फैसला सिर्फ कानून नहीं बल्कि इंसानियत पर भी मबनी होता है। तभी धड़ 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 दरवाजे पर इतनी जोर की दस्तक हुई कि काजी साहब भी हिल गए। उन्होंने नौकर को आवाज दी, लेकिन तूफान के शोर में आवाज दब गई। मजबूरन वो खुद उठकर दरवाजा खोलने गए। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक औरत खड़ी थी, पूरी भीगी हुई, कांपती हुई, लेकिन आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। मैं मदद के लिए आई हूं, उसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। कौन हो तुम? काजी साहब ने पूछा। औरत ने सर झुकाकर कहा, मेरा नाम जोया है और मैं उस शख्स की बेटी हूं जिसका नाम सुनकर लोग डर जाते हैं। मैं साये की बेटी हूं। ये नाम सुनते ही काजी साहब के चेहरे का रंग बदल गया। साया, मैं शहर का सबसे बड़ा चोर था जो कभी पकड़ा नहीं गया। जोया रो पड़ी। काजी साहब, मेरे वालिद मर चुके हैं और मरने से पहले वो सिर्फ एक ही बात कहते रहे, मुझे माफ कर दो, मेरा बोझ हल्का कर दो। उसने एक पुरानी डायरी और एक भारी चाबी काजी साहब के हाथ में दी। इस डायरी में उन्होंने हर चोरी का हिसाब लिखा है, और इस चाबी से एक खनाना खुलता है। वो चाहते थे कि मैं सब कुछ वापस कर दूं। चासी साहब गहरी सोच में पड़ गए। ये काम सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकता था। अगली सुबह दोनों उस पुराने मकान में गए जहां साया रहता था। नीचे एक खुफिया तहखाना था। जब दरवाजा खोला गया तो काजी साहब के होश उड़ गए। हर तरफ सोना, चांदी, जवाहरात, कीमती तलवारें। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बादशाह का खजाना हो। लेकिन जोया ने कहा, ये सब हमारे लिए आग है। जब डायरी चेक की गई तो हर चीज का रिकॉर्ड था, लेकिन आखिरी सफ़े पर कुछ और ही लिखा था। एक राज जो मैंने नहीं चुराया, लेकिन जो सब कुछ बदल सकता है। काजी साहब ने दीवार का जायजा लिया। एक छुपा हुआ हिस्सा मिला। अंदर एक छोटा संदूक था जिस पर शाही मोहर लगी हुई थी। संदूक खोला गया। अंदर कागजात थे, और जैसे ही काजी साहब ने पढ़ना शुरू किया, उनका रंग उड़ गया। ये सबूत थे कि शहर का वजीर दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर बगावत की साजिश कर रहा था। अब कहानी बदल चुकी थी। ये सिर्फ चोरी का माल वापस करने की बात नहीं थी, ये पूरी सल्तनत का मामला बन चुका था। रास्ते में काजी साहब पर हमला हुआ, लेकिन एक अनजान नौजवान ने उनकी जान बचा ली। उसका नाम अरमान था। अरमान ने बताया कि वो साया का पुराना शागिर्द था। उस्ताद ने मुझे बचाया था, आज मेरी बारी है। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। सबूत बादशाह तक पहुंचाना था, लेकिन वजीर के लोग हर जगह थे। महल के बाहर सिपाही खड़े थे, लेकिन अचानक शहर के लोग जमा हो गए। काजी साहब को अंदर जाने दो। दरबार में सबूत पेश हुए। बादशाह ने जैसे ही कागज पढ़े, उनका गुस्सा फट पड़ा। वजीर गिरफ्तार हो गया। साजिश नाकाम हो गई। सल्तनत बच गई। जोया ने हर चोरी का माल वापस किया। लोग उसकी इज्जत करने लगे, और वो जिंदगी भर गरीबों की मदद करती रही। आज भी लोग कहते हैं, गुनाह चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह माफ कर देता है। और कभी-कभी एक चोर की बेटी पूरे शहर की इज्जत बन जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक नया मोड़ ले आती है जब इंसान समझता है कि अब सब ठीक हो गया है।
आज भी लोग कहते हैं कि गुनाह चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह माफ कर देता है। और कभी-कभी एक चोर की बेटी पूरे शहर की इज्जत बन जाती है। लेकिन हर कहानी का एक छुपा हुआ पहलू भी होता है, जो वक्त आने पर सामने आता है। जोया ने अपने वालिद का बोझ हल्का कर दिया था। लोग उसकी तारीफ करते थे, उसकी मिसाल दी जाती थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी अभी भी जिंदा थी। उसे महसूस होता था कि सब कुछ इतनी आसानी से ठीक हो जाना शायद एक मुकम्मल कहानी का अंजाम नहीं हो सकता। जैसे कोई बात अभी भी अधूरी रह गई हो और वक्त उसे दोबारा पुकारने वाला हो। कुछ महीने गुजरे और शहर की जिंदगी अपनी रवानी पर वापस आ गई। बाजार फिर से आबाद हो गए, लोग अपने काम धंधों में मसरूफ हो गए, और जोया ने भी अपनी जिंदगी को एक नए मकसद के साथ जोड़ लिया। मैं हर सुबह उठकर अनाथ बच्चों के लिए खाना बनाती, उन्हें तालीम दिलवाती, और रात को थककर जब सो जाती तो उसके चेहरे पर सुकून होता। लेकिन हर रात सोने से पहले वो अपने वालिद के लिए दुआ जरूर करती थी। उसे लगता था कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। लेकिन एक रात जब हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान पर बादल फिर से मंडरा रहे थे, उसे अपने दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक सुनाई दी जो उसके दिल की धड़कन तेज कर गई। जोया कुछ लम्हों के लिए खामोश खड़ी रही। उसने अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश की और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े पुराने और गीले थे और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने जोया को गौर से देखा, जैसे वो यकीन कर रहा हो कि ये वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था। फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और जोया के हाथ में देते हुए कहा कि ये उसके वालिद की अमानत है, जो उसे बहुत पहले मिलनी चाहिए थी, लेकिन वक्त से पहले कुछ भी जाहिर करना ठीक नहीं होता। ये कहकर वो बिना कुछ और बोले वहां से चला गया और जोया उसे देखते रह गई। उसके अंदर एक पुराना सा कागज था, जिसमें कुछ लफ्ज़ लिखे हुए थे जो सीधा उसके दिल तक उतर गए। उस पर लिखा था कि अगर वो ये पैगाम पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है और उसका बोझ हल्का हो चुका है। लेकिन एक आखिरी सच अभी भी बाकी है, जिसे जानना जरूरी है। यह पढ़ते ही जोया के जहन में हजारों सवाल पैदा हो गए। उसे महसूस हुआ कि उसके वालिद ने अपनी जिंदगी का सबसे गहरा राज्य अभी तक छुपाया हुआ था, और शायद अब वक्त आ गया था कि वो राज्य सामने आए। मैं तुरंत काजी करीम के घर पहुंची और उन्हें वह कागज दिखाया। काजी साहब ने जब पैगाम पढ़ना शुरू किया तो उनका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता चला गया। उन्होंने गहरी सोच में डूबकर कहा कि फारिस ने अपनी जिंदगी में सिर्फ चोरी नहीं की, बल्कि कुछ ऐसे राज्य भी देखे जो शायद उसकी जिंदगी के लिए खतरा बन गए थे। कागज के नीचे एक निशान बना हुआ था, जो किसी आम जगह का नहीं लग रहा था, बल्कि वो शहर के बाहर एक पुराने मकबरे की तरफ इशारा कर रहा था। काजी साहब ने कहा कि अगर फारिस ने मरने से पहले इसका जिक्र किया है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी बात छुपी होगी। अगली सुबह जोया, काजी करीम और अरमान तीनों उस मकबरे की तरफ रवाना हुए, जो शहर के किनारे पर एक सुनसान जगह पर वाक़या था, जहां आम तौर पर लोग दिन के वक्त भी नहीं जाते थे। वहां का माहौल इतना शांत था कि हर छोटी सी आवाज भी गूंज उठती थी, और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो दिल में बेचैनी पैदा करती थी। जब वे मकबरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें दीवार पर लिखा हुआ एक जुमला नजर आया, जो उनके जहन में बस गया कि सच कभी मिटाया नहीं जा सकता, चाहे उसे कितना ही छुपाने की कोशिश की जाए। अंदर जाकर उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला, जहां बीच में एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था, जो देखने में बिल्कुल आम लग रहा था। लेकिन उसकी अहमियत का अंदाजा उस बात से लगाया जा सकता था कि फारिस ने अपनी आखिरी वसीयत में इसका जिक्र किया था। जब अरमान ने संदूक का ताला तोड़ा और उसे खोला तो तीनों की नजर एक ही चीज पर जाकर रुक गई, जो अंदर रखी हुई थी। मैं कोई कीमती चीज नहीं था, बल्कि एक कागज था जिसमें सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था। लेकिन उस नाम की अहमियत इतनी बड़ी थी कि काजी करीम के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने फौरन समझ लिया कि ये मामला कितना
संगीन हो सकता है? जोया ने घबराकर पूछा कि इस नाम में ऐसी क्या बात है। तो काजी साहब ने धीमी आवाज में बताया कि फारिस कभी अकेला चोर नहीं था, बल्कि वो एक बड़े गिरोह का हिस्सा था, और उस गिरोह का असली लीडर अभी तक जिंदा है और शहर में एक इज्जतदार और शरीफ इंसान के रूप में जिंदगी गुजार रहा है। यह सुनकर जोया के दिल में डर बैठ गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके वालिद के पीछे इतनी बड़ी साजिश छुपी हो सकती है, और अब वो लोग उस राज्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। इसी दौरान अचानक पीछे से तालियों की आवाज आई, और जब तीनों ने मुड़कर देखा तो अंधेरे में से एक शख्स सामने आया, जिसका चेहरा धीरे धीरे रोशनी में वाजह होने लगा। मैं शहर का मशहूर ताजिर था, जिसे लोग नेक और शरीफ समझते थे और जिसका नाम इज्जत के साथ लिया जाता था, लेकिन उस वक्त उसकी आंखों में जो मुस्कुराहट थी वो उसकी असल पहचान बता रही थी। उसने आगे बढ़कर कहा कि तुम लोगों ने सच के काफी करीब पहुंचकर अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है, और अब वापस लौटना मुमकिन नहीं। उस व्यापारी ने गर्व से कहा कि फारिस सिर्फ उसका आदमी था और उसने सालों तक उसके लिए काम किया, लेकिन आखिर में उसने गलती कर दी जब उसने उसके राज्य को छुपाने की कोशिश की। अरमान ने गुस्से में आकर उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके आदमी पहले से ही वहां छुपाए हुए थे, और चंद ही लम्हों में उन्होंने तीनों को घेर लिया। अपनी ताकत को किसी भी कीमत पर बचाए रखेगा। जोया ने उस लम्हे में अपने दिल को मजबूत किया और सीधी नजर उस ताजिर की तरफ उठाई। उसकी आवाज में डर के बावजूद एक अजीब सी हिम्मत थी, जब उसने कहा कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, सच को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते। काजी करीम ने भी आगे बढ़कर कहा कि जो इंसान अपनी ताकत पर इतना गुरूर करता है, वो अक्सर अपने अंजाम को भूल जाता है। व्यापारी हंसा और उसने अपने आदमियों को इशारा दिया कि अब इन तीनों का काम तमाम कर दिया जाए, लेकिन उसी पल बाहर से घोड़ों की टाप और सिपाहियों की जोरदार आवाज गूंज उठी। मकबरा चारों तरफ से घेर लिया गया था और शाही सिपाही बिजली की तरह अंदर दाखिल हो गए। जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल काजी करीम ने मकबरे में आने से पहले ही एहतियात के तौर पर बादशाह को पैगाम भेज दिया था, और शाही सिपाही छुपकर उनका पीछा कर रहे थे, ताकि सही वक्त पर कार्रवाई की जा सके। ताकिर को दरबार में पेश किया गया, जहां उसके खिलाफ तमाम सबूत पेश हुए और उसका पूरा जाल नकाब हो गया। वह आदमी जिसे लोग नेक और रहमदिल समझते थे, असल में शहर का सबसे बड़ा साजिशी निकला, जो सालों से लोगों को लूटकर अपनी ताकत मजबूत कर रहा था। बादशाह ने गुस्से में आकर उसे सख्त सजा का हुक्म दिया, और उसका नाम हमेशा के लिए जिल्लत की मिसाल बन गया। जब सब कुछ खत्म हुआ तो जोया ने गहरी सांस ली, जैसे उसके दिल पर पड़ा हुआ आखिरी बोझ भी उतर गया हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू गम के नहीं बल्कि सुकून के थे। उसने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा कि अब्बू, अब आप वाकई आजाद हैं। आपका बोझ भी उतर गया और आपका सच भी सामने आ गया। काजी करीम ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि तुमने सिर्फ अपने वालिद के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए एक नया रास्ता खोला है, जहां सच और हिम्मत जीतते हैं। इस वाकये के बाद जोया का नाम पूरे शहर में इज्जत और फख्र के साथ लिया जाने लगा। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते और कहते कि देखो, एक चोर की बेटी ने कैसे अपनी किस्मत बदली और अपने वालिद के गुनाहों को भी नेकी में बदल दिया। जोया ने अपनी जिंदगी को गरीबों और यतीमों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अरमान को उसकी वफादारी और बहादुरी के लिए शाही फौज में एक अहम जिम्मेदारी दी गई, और वो भी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाता रहा। काजी करीम अक्सर अपनी मजलिस में यह वाकया सुनाते और कहते थे कि इंसान को कभी भी किसी के माजी पर फैसला नहीं देना चाहिए, क्योंकि असल पहचान उसके आखिरी फैसलों से होती है। वो कहते थे कि हराम की दौलत कभी सुकून नहीं देती, और सच्चाई चाहे देर से आए लेकिन आती जरूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सांस चल रही है, तब तक तौबा का दरवाजा खुला है, और जो इंसान सच्चे दिल से लौट आए
उसके लिए रहमत के दरवाजे बंद नहीं होते। इसीलिए कहते हैं कि कहानी का असली अंजाम हमेशा आखिरी सफ़हे पर लिखा होता है, और वही इंसान की असल जीत या हार का फैसला करता है। ये था आज का सबक, एक छोटी सी कहानी लेकिन जिंदगी बदलने का पैगाम। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पैगाम को शेयर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक कर दे। आमीन।